तो जर्मनी का वर्क वीज़ा किसको मिलता है, कौन अप्लाई कर सकते हैं और वो कैसे मिलता है, ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। क्योंकि हमारी नेक्स्ट जो वीज़ा इन्फॉर्मेशन की गाइडेंस की सीरीज़ चल रही हैं उसमें वीज़ा की कैटेगरी है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा किसको मिलता है, इसमें सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि जैसे मेरे पास भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के क्लाइंट आते हैं या क्यूरीज आती हैं कि हमें लेबर वीज़ा दिलवा दो, किसी भी काम में हमें जर्मनी का वीज़ा दिलवा दो। तो जिस तरह सऊदीया और बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ में और भी बहुत ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये कैटेगरी चल जाती है वीज़ा के लिए, जर्मनी में ऐसा नहीं है। आपको इस कैटेगरी में वीज़ा नहीं मिलता। आपके पास जर्मनी में वर्क वीज़ा पे आने के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन जो बेसिक उसमें चीज़ आपने देखनी है कि या तो आप हाईली क्वालिफाइड हो, प्रोफेशनल हो किसी फील्ड के, चाहे वो डिजिटल मीडिया है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, आप उसमें प्रोफेशनल हो, आपके क्वालिफाइड हो, डिग्री है आपके पास या एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप उसमें जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। आप जॉब्स अप्लाई करो, आपको आपके एम्प्लॉय की तरफ से जॉब ऑफ़र आए या वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए, तो अब उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आप एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब वो वीज़ा कौन सा होगा ये डिपेंड्स ऑन द वर्क कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंड्स ऑन योर सैलरी। क्या वो ब्लू कार्ड की कैटेगरी में आता है, क्या वो स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में आता है, क्या वो स्किल्ड वर्कर विद यूनिवर्सिटी डिग्री में आता है, क्या वो स्किल्ड वर्कर विद वोकेशनल ट्रेनिंग में आता है या फिर एक्सपीरियंस में आता है। तो ये बहुत सारी फिर सब कैटेगरीज़ आगे आ जाती हैं वर्क वीज़ा में, जिसको फिर हम इस बेस पे डिसाइड करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन और आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इसके बाद दूसरी ऑप्शन आपके पास, अगर आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है, अगर आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल रही, आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ बैठ के आपको जॉब नहीं मिल रही, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है अपॉर्चुनिटी कार्ड का, जो ज़्यादा यहाँ पे आजकल ट्रेंड में चल रहा है। अपॉर्चुनिटी कार्ड जर्मनी का वो और कुछ भी नहीं है, वो एक जॉब सर्च वीज़ा की ही कैटेगरी है, जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया उन्होंने कि जैसे पहले जॉब सीकर वीज़ा होता था उसको इन्होंने पहले 6 महीने का होता था, तो अब ये आपको 1 साल तक मिल जाता है। अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है उसमें जॉब नहीं अलाउ होती थी, इसमें आपको जॉब अलाउ होती है अपॉर्चुनिटी कार्ड में। अपॉर्चुनिटी कार्ड बेसिकली इसलिए है कि आप जर्मनी में आओ, जर्मनी में आने के बाद अब अपने लिए जॉब ढूंढो। अब जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, आप किसी भी फील्ड में किसी भी कैटेगरी की जॉब कर सकते हो अपने लिविंग एक्सपेंस को बियर करने के लिए। तो जब आपको जॉब मिल जाती है अपने कैटेगरी की, अपने टाइप की, तो फिर आप अपने वीज़े को अपने स्किल्ड वर्कर में या फिर ब्लू कार्ड में या जिस भी प्रोफेशन के आप हो, जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, उस पर एक्सटेंड करवा लेते हो। और बाकी अपॉर्चुनिटी कार्ड या जिसको चांसन कार्ड कहते हैं, इसकी डिटेल में एक और वीडियो भी बना देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। इसके अलावा आपको जो चीज़ देखनी है वो ये कि आपने हर मतलब जॉब आपको इस तरह नहीं मिल सकती। कुछ जॉब्स ऐसी भी होती हैं जिसके लिए आपको अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाई करवाने होते हैं, ये रिकग्नाइजेशन उनकी करवानी होती है, उसको एनर कहते हैं। वो आपको जर्मनी से पहले करवानी होती है। अब इसमें एक और वीज़ा की कैटेगरी भी आती है जो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, कि आप अपनी जर्मनी में रिकग्नाइजेशन ऑफ डिग्रीज़ या एनर के लिए भी जर्मनी आ सकते हैं। कि आप अपनी डिग्रीज़ को रिकग्नाइज़ करवाने के लिए जर्मनी आ रहे हो, उसके लिए अलग वीज़ा की कैटेगरी होती है, आप उसमें भी आ सकते हैं। तो खैर आपको उसके लिए रिकग्नाइजेशन करवानी पड़ती है अपनी डिग्रीज़ की, और उसके बाद ही आप उस स्पेसिफ़िक जॉब में अप्लाई कर सकते हो या स्पेसिफ़िक जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और इसके बाद इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं, ब्लू कार्ड कौन सा होता है और नॉर्मल वर्क वीज़ा कौन सा होता है, तो इस पे अब हर कैटेगरी पे एक ब्रीफली वीडियो बनानी पड़ेगी। एक वीडियो में हर कैटेगरी डिस्कस नहीं हो सकती। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जॉब की, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जर्मनी या कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर से मुराद वहाँ पे वो लैंग्वेज चलती है जो आपको नहीं आती। आपको वहाँ पे उस कंट्री की लैंग्वेज सीख के ही जानी है या आपको सीखनी ही है, ये बात आप अपने क्या कहते हैं उसको पल्ले से बांध लें। क्योंकि आपने
चाहे आप ना सीख के आएँ, आपको वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, चाहे आप कोई और रूट ढूँढ लें जिससे आप जर्मनी आ जाएँ और आपको लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ी, लेकिन आपको यहाँ आके वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी, बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करेगी। इस वजह से बेहतर है आप अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, अपने आप को मुश्किलों से बचाएँ और उसके लिए आप उस कंट्री की लैंग्वेज सीख के जाया करें। या फिर लैंग्वेज अगर चले गए हैं वहाँ पे तो सबसे पहले लैंग्वेज पे फ़ोकस किया करें। जब तक आप लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, आप एक एक लूप होल है, उसमें फंस जाएंगे। उस लूप होल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो उस लूप होल में फंसने से पहले ही अपने आप को आप इस काबिल बनाएं कि आप जिस मकसद के लिए गए हैं, जो करने गए हैं, अपने अंदर जो अचीव करना चाहते हैं, उस लेवल पे लेके जाएं पहले, और उसके लिए लैंग्वेज सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा वैसे मैं रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से बताऊं तो हर जॉब में लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंपनीज़ आपसे रिक्वायर भी कर सकती हैं लैंग्वेज, कंपनीज़ आपसे नहीं भी रिक्वायर कर सकती। इंग्लिश पे भी आपको हायर कर सकती हैं। आगे फैमिली और अपना जो है स्पाउस जो है वो आप लेके जा सकते हो साथ। उसमें भी अब डिफरेंट कैटेगरीज़ और डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन बेसिक इसमें जो देखने वाली चीज़ होती है कि आपका जो स्पाउस आपके साथ जा रहा है, या जितने फैमिली मेम्बर्स आपके साथ जा रहे हैं, जैसे आपकी वाइफ भी है और आपके बच्चे भी हैं, और वाइफ है तो उसका हस्बैंड भी और बच्चे भी हैं, और उसने सबको साथ लेके जाना है, तो उनको ये देखना होगा कि जितना आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट है, जितनी आपकी सैलरी है, क्या वो इन सब के एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए इनफ है, सफिशेंट है, तो ठीक है। अगर नहीं है तो आपको उनके लिए ब्लॉक अकाउंट अरेंज करना होगा। तो ये है जो बेसिक मैं इंफॉर्मेशन दे सकता था इतनी देर में वर्क वीज़ा की कैटेगरी के लिहाज से। जो बाकी सब कैटेगरीज़ हैं और उनमें मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो हम डिमांड के मुताबिक अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो उस पर भी वीडियोस बना लेंगे।